हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस फॉर सिविल सर्विसेज। स्वागत है आपको इस चैनल पे। आज इस राज्य व्यवस्था के दूसरे वीडियो में हम भारतीय संविधान के जो स्रोत हैं, जो सोर्सेज हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। दरअसल ये डिबेट बहुत उठती रहती है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेसिकली उधार लिया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है। उसमें जो है सेल्फ क्रिएटेड चीज़ें नहीं हैं। ज़्यादातर जो प्रोविज़न्स हैं, जो रूल्स हैं, जो नियम हैं, या जो भी आर्टिकल्स भी आप जिन्हें आप समझ सकते हैं मोटा मोटी तौर पे, वो सारे विदेशों के संविधान से बोरो किया गया, उधार लिया गया। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे विचार और आइडियाज़ जो हैं वो हमेशा से एग्जिस्ट किए हैं। अगर किसी देश ने उसको पहले से अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ले लिया है और अगर हम उसे बाद में लागू करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस आइडिया को उसने क्रिएट किया। जैसे कि रूल ऑफ लॉ है, ठीक है, कानून का नियम। तो कानून का नियम तो हमेशा से यूनिवर्सल रहा है। कानून का नियम जहाँ पर होता है उसे बेहतर समाज माना जाता है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि यूनाइटेड किंगडम से लिया गया रूल ऑफ लॉ क्या है कि एक उन्हीं की इन्वेंशन कहा जाए या उनकी डिस्कवरी कहा जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो कई सारे प्रोविज़न्स लिए गए हैं, उनको जो है मॉडरेट तौर पे या लाइन टू लाइन उठा लिया गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक उधार का बनाया गया संविधान है। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं कि भारतीय संविधान के स्रोत जो रहे हैं वो मूलतः कौन कौन से रहे हैं। तो सबसे पहला जो स्रोत है वो है भारत शासन अधिनियम 1965 का, जो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट है 1935 का, जो कि दो आए थे। एक 1919 में आया था और दूसरा जो है उसका जो सबसे अपडेटेड वर्जन था वो क्या था, 1935 का। तो इसमें से क्या क्या चीज़ें थी जिसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली ले लिया गया, इंक्लूड कर लिया गया। पहली चीज़ तो ये याद रखिएगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एज अ सोर्स, यानी कि स्रोत के तौर पे काम करने वाला वो क्या है, भारत शासन अधिनियम है। इसीलिए इसको जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ज़्यादातर प्रोविजंस जो हैं भारतीय संविधान में यहीं से लिए गए हैं, उनको लाइन टू लाइन यहीं से लेके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड कर दिया गया है। अब और आगे चीज़ें देखते हैं। संघीय तंत्र और न्यायपालिका, ये कहाँ से लिया गया है? भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। भारतीय संविधान में राज्यपाल का जो कार्यालय होता है, ऑफिस ऑफ गवर्नर जो होता है, ये भी भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। आपातकालीन उपबंध, देखिए कभी कभी आप लोग कंफ्यूज हो जाते होंगे कि आपातकालीन उपबंध जो हैं जर्मनी के वीमर या वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो एक स्पेसिफिक प्रोविज़न है राइट टू लाइफ को लेके कि आर्टिकल 21 और 20 जो है उसमें निरस्त करना है या नहीं करना है। ये प्रोविज़न जो है दोनों डिफरेंट हैं। ओके, तो याद रखिएगा कि जो इमरजेंसी जो प्रोविज़न्स हैं वो 1935 के अधिनियम से लिए गए हैं, और वो एक जो दूसरा प्रोविज़न है वो वीमर कॉन्स्टिट्यूशन जर्मनी से लिया गया है। लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन का जो प्रावधान है ये भी भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। प्रशासनिक विवरण जो होता है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स जो हैं, ये भी कहाँ से लिया गया है? ये भी भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। भारतीय संविधान के स्रोत के तौर पे भारतीय शासन अधिनियम 1935 का बड़ा योगदान है। आगे देखते हैं और कहाँ से लिया गया है। तो जिस कंट्री ने भारत पे सबसे ज़्यादा टाइम तक रूल किया, ठीक है, तो उसके बहुत सारे संविधान से प्रोविज़न जो है लिए गए हैं। ब्रिटेन का संविधान लिखित संविधान तो है नहीं, एक डेवलपमेंट हुआ यानी कि विकसित एक संविधान है। तो उसको देखते हैं। तो यहाँ पर से इंडिया में पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है, जो संसदीय प्रणाली है या संसदीय शासन करने का जो तरीका है वो यहीं से लिया गया है। जैसे कि लोकसभा, राज्यसभा, उसी तरीके से वहाँ पे क्या है, अपर हाउस, लॉर्ड हाउस और लोअर हाउस, कॉमन हाउस, वहीं से लिया गया है। और जो भी प्रक्रिया है, जो भी तरीका है, ये भी वहीं से लिया गया है। विधायी प्रक्रिया जो है, ठीक है, लेजिस्लेटिव जो प्रोसीजर है, ये भी यहीं से लिया गया है। कहाँ से? ब्रिटेन के संविधान से। विधि का शासन, जिसे क्या बोला जाता है? रूल ऑफ लॉ बोला जाता है। कानून का नियम, कानून में जो लिखा हुआ है वही एज इट इज़ हमें फॉलो करना है, हम कानून के बाहर नहीं जा सकते हैं। ये चीज़ कौन कहती है? रूल ऑफ लॉ कहती है। और याद रखिएगा कि रूल ऑफ लॉ जो है ब्रिटेन के संविधान से भारत के संविधान में लिया गया है, जोड़ा गया है। एकल नागरिकता, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? सिंगल सिटीजनशिप कहा जाता है।
सिंगल सिटीजनशिप का मतलब ये है कि भारत में एक ही नागरिकता होगी। देखिए क्या है कि भारत टोटल इस टाइम जो है लगभग 28 राज्यों का देश है, लेकिन चाहे वो यूपी का हो, एमपी का हो, गुजरात का हो, राजस्थान का हो, सारे लोगों की नागरिकता सिर्फ भारतीय है। किसी राज्य की किसी के पास नागरिकता नहीं है। लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं है। यूएसए में क्या है, वहाँ पे 50 राज्य हैं, लोगों के पास डुअल या डबल सिटीजनशिप है। दो राज्यों की दो जगह की सिटीजनशिप है। एक उनके पास राज्य की सिटीजनशिप होती है, जैसे कि टेक्सास है तो उसके पास टेक्सास की भी एक सिटीजनशिप होगी, और दूसरी किसकी सिटीजनशिप होगी, यूएसए की भी सिटीजनशिप होगी। तो इंडिया में कौन सा कॉन्सेप्ट बोरो किया गया है, वो भी एकल सिटीजनशिप। जैसे कि इंग्लैंड में है, इंग्लैंड में आप कहीं भी रह रहे हो, कहीं भी रह रहे हो, लंदन में हो, किसी भी, इवन कि उसके किसी भी आप स्टेट में रह रहे हो, आपकी नागरिकता सिर्फ इंग्लैंड की है। उसी का आधार बना इंडिया में। इंडिया में आप किसी भी राज्य के रहने वाले हो, आपकी जो नागरिकता होगी वो भारतीय नागरिकता होगी, और आपके पास डुअल सिटीजनशिप नहीं होगी। मंत्रिमंडल प्रणाली, जो मंत्रिमंडलीय प्रणाली होती है भारत में, जो भी पूरा सिस्टम है जो मंत्रिमंडल का, वो पूरी तरीके से कहाँ से लिया गया है, इंग्लैंड से बोरो किया गया है। पार्लियामेंट मेंबर्स के जो प्रिविलेजेस होते हैं या संसदीय विशेषाधिकार, जैसे कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, उनको बहुत सारे प्रिविलेजेस मिलते हैं जो कि उन्हें आम इंसान से अलग बनाते हैं। जैसे कि उनके ऊपर बहुत सारे सिविल के केसेस, जो सिविल के केस होते हैं, दीवानी केसेस होते हैं, उनके ऊपर नहीं चलाए जा सकते हैं जब वो पार्लियामेंट के मेंबर हों या पार्लियामेंट में सेशन चल रहा हो। इस तरीके के उन्हें क्या दिए गए हैं, प्रिविलेजेस दिए गए हैं। जैसे कि उन्हें न्यूज़पेपर वालों से या मीडिया वालों से उन्हें स्पेशल टाइमिंग मिलती है जब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाते हैं अपनी बात को रखने के लिए। तो ये सारे जो प्रिविलेजेस हैं, ये सारे प्रिविलेजेस भी कहाँ से लिए गए हैं, ब्रिटेन के संविधान से भारतीय संविधान में लिए गए हैं। द्विसदनीय सदनीय व्यवस्था, द्विसदनीय व्यवस्था का मतलब क्या होता है, बाई कैमरलिज्म। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि केंद्र है, ठीक है, सेंटर में क्या होता है, यहाँ पे एक लोअर हाउस होगा जिसे क्या बोलते हैं, लोकसभा बोलते हैं, और अपर हाउस को क्या बोला जाएगा, राज्यसभा। उसी तरीके से भारतीय राज्यों के अंतर्गत भी कुछ राज्यों में बाईकैमरलिज्म को अपनाया गया है। तो ये बाईकैमरलिज्म, द्विसदनीय व्यवस्था का जो ये कॉन्सेप्ट है, ये कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो याद रखिएगा, ब्रिटेन के संविधान से भारतीय संविधान में संसदीय शासन, विधायी प्रक्रिया, विधि का शासन, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनीय व्यवस्था, ये सारे ब्रिटेन के संविधान से प्रोविज़न भारतीय संविधान में लिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, ठीक है, दुनिया का पहला लिखित संविधान, ठीक, और काफ़ी कंसाइज है, बहुत ज़्यादा आर्टिकल नहीं है। तो यहाँ पर से क्या क्या भारतीय संविधान में चीज़ें बोरो की गई हैं या ली गई हैं, उनको हम समझते हैं। मूल अधिकार, जिन्हें क्या बोला जाता है, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, ये पूरी तरीके से कहाँ बोरो किए गए हैं, ये यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से किए गए हैं। फंडामेंटल राइट्स आने वाले आगे के जो हमारे चैप्टर्स होंगे उनमें हम इन्हें अच्छे से डिटेल से कवर करेंगे, तो उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस आप हमारे साथ कंटिन्यू रहिए। आगे है न्यायिक पुनरावलोकन सिद्धांत, जिसे क्या बोला जाता है, जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू जिसे कहा जाता है। और जुडिशियल रिव्यू का मतलब ये होता है कि कोई एक ऐसा कानून जो कि विधायिका और कार्यपालिका दोनों साथ में मिलकर बना लेती हैं, और कार्यपालिका एग्जीक्यूट करने से पहले उसका जो जुडिशरी सिस्टम है, जो न्यायपालिका है, वो क्या करेगी, उसको चेक करेगी कि क्या ये आम लोगों के हित में है, उनके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन तो नहीं कर रही है, और अगर वो कर रही है, कानूनी प्रक्रिया के आगे जा रही है, आड़े आ रही है, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, उस कानून को नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा, यानी कि उसको रद्द कर दिया जाएगा, इनवैलिड कर दिया जाएगा। तो इसी को क्या कहा जाता है, इसी को जुडिशियल रिव्यू की थ्योरी कहा जाता है। और ये कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। तो याद रखिएगा कि न्यायिक पुनरावलोकन का जो सिद्धांत है कहाँ से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है। न्यायाधीश और राष्ट्रपति पर महाभियोग, देखिए न्यायाधीश और राष्ट्रपति पर महाभियोग जिसे क्या बोला जाता है, इम्पीचमेंट कहा जाता है। और ये इम्पीचमेंट इन पे कुछ विशेष परिस्थितियों में, जब ये जैसे कि इनकैपेसिटी होती है, जब ये कार्य करने में सक्षम होते हैं, और
या तो ये इमोरल बिहेवियर करते हैं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति ये ऑथ लेते हैं, और जब ये उस ऑथ या उस शपथ के खिलाफ जाते हैं, इमोरल बिहेवियर करते हैं, तो इनको इनके पद से हटा दिया जाता है। वो जो तरीका होता है इन्हें इनके पद से हटाने का, न्यायाधीश और राष्ट्रपति को, उसे क्या कहा जाता है? महाभियोग कहा जाता है। और ये जो प्रक्रिया है महाभियोग की, ये भी यूएसए से ली गई है भारतीय संविधान में। ओके, तो आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। आयरलैंड का संविधान, ठीक है, आयरलैंड का संविधान, आयरलैंड के संविधान से कई सारी महत्वपूर्ण चीज़ें ली गई हैं, तो हम उन्हें पहले डिस्कस करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसे क्या बोला जाता है? डीपीएसपी डीपीएसपी बोला जाता है, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है, जो कि नॉन जस्टिकेबल है, यानी कि न्याय योग्य ये नहीं है, ठीक है। राज्यों के लिए एक तरीके की, राज्यों की सरकार के लिए एक तरीके का ये गाइडेंस है, ये गाइडलाइंस हैं, जिनको वो अपनी नीतियों में जो है इंक्लूड करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का वेलफेयर हो सके। तो याद रखिएगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जो सिद्धांत है या नीति निर्देशक तत्व हैं, ये कहाँ के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति को जो चुनने का तरीका है, क्योंकि राष्ट्रपति का जो चुनने का तरीका है भारत में, वो क्या है? समानुपातिक सिद्धांत इस्तेमाल किया जाता है, और उसके अंदर भी एकल संक्रमणी सिद्धांत, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का यूज़ किया जाता है। और ये तरीका कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें आम लोग भागीदार नहीं होते हैं, उसमें एमएलए, वो भी चुने हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, दोनों राज्यसभा लोकसभा दोनों के जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। आगे देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, राज्यसभा के सदस्यों का जो नॉमिनेशन होता है उसका जो तरीका है वो भी कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। कनाडा के संविधान से भी कई सारे महत्वपूर्ण प्रोविजंस जो हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बोरो किए गए हैं, लिए गए हैं। तो देखते हैं, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। तो जो इंडिया में जो फेडरल सिस्टम है, संघीय व्यवस्था है, राज्य और केंद्र पे जो है दो अलग अलग सरकारों की व्यवस्था है, और उसमें से भी केंद्र पर, सेंट्रल लेवल पे ज़्यादा शक्ति दी गई है। सेंट्रलाइजेशन या जो शक्तियों का झुकाव है केंद्र की ओर ज़्यादा है, यानी कि पीएम ज़्यादा महत्वपूर्ण है किससे? सीएम से। तो इस चीज़ का जो आइडिया है, ये जो थ्योरी है, ये कहाँ से ली गई है? ये भी कनाडा के संविधान से बोरो किया गया है। अवशिष्ट शक्तियाँ, अवशिष्ट शक्तियों को क्या बोला जाता है इंग्लिश में? इन्हें बोला जाता है रेसिड्यूरी पावर। क्या बोलते हैं? रेसिड्यूरी पावर्स। वो शक्तियाँ जो कि यूनियन लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में और कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं है, वो कहाँ पर वेस्टेड होंगी? तो अवशिष्ट शक्तियाँ उन्हीं को कहा जाता है, जिनका अभी भी किसी सूची के अंदर वर्णन नहीं है, और जिसका इस्तेमाल भारतीय संविधान के तहत कौन करता है? केंद्रीय शक्ति करती है, यानी कि केंद्र में जो सरकार होगी वो इसका इस्तेमाल करेगी। तो ये व्यवस्था, रेसिड्यूरी पावर का इस्तेमाल करने वाली जो व्यवस्था है, ये केंद्र में निहित है। ये कहाँ से लिया गया है प्रोविज़न? ये कनाडा के संविधान से लिया गया। ये आप याद रखिएगा कि ये क्वेश्चंस जो हैं कई बार पूछे गए हैं पेपर में, और लगातार पूछे जाते हैं, क्योंकि नई चीज़ें बहुत तेज़ी से तो क्रिएट होती नहीं है, पुराने क्वेश्चंस को रिपीट किया जाता है, थोड़ा सा तरीका अलग हो जाता है, मे बी कॉन्सेप्ट पूछ सकता है, और भी कई अलग तरीके से पूछ सकता है। अगर वो करंट अफेयर में मुद्दा बना हुआ है तो उससे भी पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा कि अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित जो नियम है या प्रोविज़न है, ये कहाँ से लिया गया? कनाडा के संविधान से लिया गया। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यों में केंद्र क्या करता है? गवर्नर की नियुक्ति करता है, और इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और ये प्रोविज़न कहाँ से लिया गया? कनाडा के संविधान से लिया गया। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसके जज जो है क्या होते हैं कि परामर्श देते हैं, और ये जो तरीका है ये कहाँ से लिया गया है? ये भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। आगे देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया का संविधान। ऑस्ट्रेलिया का संविधान, तो प्रस्तावना की जो भाषा है, सबसे पहले चीज़ तो ये याद रखिएगा, जो प्रियम्बल है, ठीक है, प्रियम्बल जो है, प्रियम्बल की जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, वो कहाँ से लिया गया है? वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ओके, ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। समवर्ती सूची, जो विषय यूनियन लिस्ट में, यानी कि
केंद्र सूची में, स्टेट लिस्ट में यानी कि राज्य सूची में नहीं है, जो वर्णित नहीं है, उन्हें कहाँ से लिया गया है, उन्हें समवर्ती सूची कहा जाता है। और ये समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है, ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। केंद्र राज्य संबंध, सेंटर स्टेट रिलेशंस जो हैं, जो पूरी व्यवस्था है, ये कहाँ से ये तरीका लिया गया है, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से बोरो किया गया है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान, भारतीय संविधान के तहत दोनों जो सदन है, लोकसभा राज्यसभा, अपर हाउस और लोअर हाउस, ये किसी मुद्दे पर अगर ये सहमति नहीं बना पा रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उस पर क्या किया जा सकता है, राष्ट्रपति के आह्वान पर जॉइंट सेशन किया जा सकता है आर्टिकल 108 के तहत, 108 के तहत। और उसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा स्पीकर करता है। लेकिन ये जो प्रावधान है ये लिया कहाँ से गया, तो ये भी ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। और संयुक्त बैठक हमेशा जो सिंपल बिल्स जो होते हैं उन्हीं पे, जो सिंपल मेजॉरिटी जो पास किए जाने वाले बिल होते हैं उन्हीं से संबंधित होता है। ओके, तो ये याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से इतनी महत्वपूर्ण चीज़ें भारतीय संविधान में बोरो की गई हैं। आगे देखते हैं, जर्मनी का वाइमर संविधान। तो आपातकाल के समय मूल अधिकारों का जो निलंबन किया जाता है, ठीक है, आपातकाल के समय फंडामेंटल राइट्स का जो सस्पेंशन किया जाता है, ठीक है, क्योंकि उसके लिए फिर आप आर्टिकल 32 या 226 के तहत आप कोर्ट नहीं जा सकते, ना तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, ना सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये प्रोविज़न कहाँ से लिया गया है, ये प्रोविज़न जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। सोवियत संघ का संविधान से क्या लिया गया है, मूल कर्तव्य, जिन्हें क्या बोला जाता है, फंडामेंटल ड्यूटीज़। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये आंसर करके बताइए कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कब इंक्लूड किया गया, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंड यानी कि संवैधानिक संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, किस कमेटी के रिकमेंडेशंस पे इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया था। आगे देखिए, प्रस्तावना में न्याय का आदर्श। तो जो हमारा जो प्रियम्बल है उसमें जो आइडिया है जस्टिस का, न्याय का जो आइडिया दिया गया है, वो भी भारतीय संविधान में सोवियत संघ का मतलब क्या है, यूएसएसआर, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जो 17 देशों का एक ग्रुप था जो कि कम्युनिस्ट कंट्रीज थे, वहाँ से ये विचार भारतीय संविधान में लिया गया है। और फिर फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है, रिपब्लिक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो आदर्श है, जो विचार है, वो यहीं से बोरो किया गया भारतीय संविधान में, ठीक है। रिपब्लिक यानी कि कोई भी व्यक्ति बाई हेरिडेटरी उसे कोई पद नहीं मिलेगा, वो कंटेस्ट करेगा, लोग उसे चुनेंगे, तभी वो उस पद पे बैठेगा। जैसे कि इंग्लैंड में है, इंग्लैंड की जो क्वीन होती है, वो क्वीन के ही बच्चे वहाँ पे क्या होंगे, किंग या क्वीन बनेंगे। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। अगर अभी माननीय रामनाथ कोविंद जी अगर चुनाव में अगर जीतने के बाद वो प्रेसिडेंट बने, तो उनके बच्चे प्रेसिडेंट नहीं बनेगा, उनके बच्चों चाहे तो वो प्रेसिडेंसी का जो इलेक्शन होता है, जो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शंस होता है, उसे कंटेस्ट करे, जीते, और उसके बाद वो वहाँ पे पहुँचेंगे, अदरवाइज़ वो वहाँ पे नहीं पहुँच पाएंगे। इसी को रिपब्लिक कहा जाता है। आगे देखते हैं, लास्ट के 2 देश हैं जहाँ पर से भारतीय संविधान में कुछ इम्पॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण प्रोविजंस हैं उनको बोरो किया गया है। तो उसमें पहली चीज़ है संविधान में संशोधन प्रक्रिया। संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर है, संविधान में नई चीज़ें जोड़ने या पुरानी चीज़ों को हटाने का जो तरीका है, वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन आम व्यक्ति उनके चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ओके। तो इनका भी जो तरीका है इन्हें चुनने का, वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। और लास्ट जापान का संविधान, जहाँ से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, जो कानून धीमे धीमे करके अपने हालात और ज़रूरत के हिसाब से एडजस्ट करता है, वो चीज़ जापान के संविधान से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया है। तो याद रखिएगा कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ किससे लिया गया है, तो जापान के संविधान से भारतीय संविधान में इंक्लूड किया गया है। आई होप कि आपको भारतीय संविधान के जो स्रोत हैं, जो भी विदेशी स्रोत हैं, विदेश के संविधानों के जो स्रोत हैं, उनसे जो भी लिया गया है, सब समझ में आ गया हो। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन ज़रूर करें, पूछें ज़रूर,
ठीक है, ताकि मैं आपके डाउट्स क्लियर कर सकूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।